महाराष्ट्र में मित्रों जो हो रहा है वो विकास नहीं है, वो वसूली है। परसों अपने पटना के प्रेस में मैंने कहा था कि ये महा लूट अगाड़ी है। अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अगाड़ी भी है। वसूली, वो एक कहावत है ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, तो एंड ऑफ द पीपल। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली। ये इसका टेक्स्ट बुक केस वहां पर आ रहा है। अब देखिए बातें कैसे निकलती हैं। पहले क्या बात आई कि एक पुलिस ऑफिसर शक के घेरे में आया जिसका नाम है संजीव वाजे ना, सचिन वाजे, क्षमा करिए, आई स्टैंड करेक्टेड। दूसरी कहानी आई कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर ने लिखा कि होम मिनिस्टर साहब ने टारगेट फिक्स किया है मुंबई से 100 करोड़ रुपया पर महीने का। तो परसों हमने एक विषय उठाया था कि अगर महाराष्ट्र में मुंबई से सिर्फ एक मंत्री का टारगेट है वसूली का कोटा 100 करोड़, तो पूरे महाराष्ट्र का कितना है? और अगर एक मंत्री का कोटा है 100 करोड़ तो बाकी मंत्रियों का कुल मिलाकर कितना है? और यह भी सवाल उठाया गया था कि गृह मंत्री जी ये सिर्फ अपने लिए वसूली कर रहे थे, अपनी पार्टी के लिए या सरकार के लिए? इन तीनों का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया। आज सुबह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ डॉक्यूमेंट के साथ बातें कही हैं जो आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भी वसूली चल रही थी। और वो छोटे मोटे ऑफिसर्स की भी नहीं, बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स की भी। और जो कमिश्नर सीआईडी थी, एक रश्मि शुक्ला, उन्होंने पूरे मामले की तहकीकात की। उसमें बड़े रसूखदार लोग थे जिनके संबंध सत्ताधारी पार्टी के इर्द गिर्द थे और कुछ ब्रोकर्स थे। उनके पूरे डिजिटल कॉन्वर्सेशन भी लॉफुल तरीके से प्राप्त किए गए थे। और डीजीपी ने, सुबोध जायसवाल जी ने उसको भेजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास, कृपया कर करके आप इसे मुख्यमंत्री के पास पहुंचाइए। यह कहानी 2020 की है। इतने बड़े महाराष्ट्र, ऐसे बड़े प्रदेश में आईपीएस और बड़े पुलिस पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में सीधा वसूली हो रही है। एक्सटॉर्शन इज बीइंग डन। हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय एक ऑनेस्ट, बहादुर महिला पदाधिकारी, रश्मि शुक्ला नाम है शायद, उसको सिविल डिफेंस का डीजीपी बना दिया गया क्योंकि अपनी सीनियरिटी में वो उस अफसर पर पहुंच गई थी। और जो बताया देवेंद्र जी ने 10 फीट बटा 10 फीट का उसका एक क्यूबिकल था। और ये दोनों ने महाराष्ट्र छोड़ दिया। आज ये बताना जरूरी है कि ये दोनों डीजीपी और जो एक तो डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस थे सुबोध जायसवाल, आई अंडरस्टैंड ही इज नाउ इन सीआईएसएफ डीजीपी। और रश्मि शुक्ला इतना डिमोरलाइज हुई कि वो सेंट्रल डेपुटेशन पे आई, शायद वो भी कहीं पर, मुझे बताया गया है कि सीआरपीएफ या कहीं पर वो एडिशनल डीजीपी है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? मतलब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, महाराष्ट्र ऐसे बड़े सेंसिटिव स्टेट, मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पर डीजीपी अपने एक इमीडिएट नंबर 2 जो कि पूरे सीआईडी की हेड है,
उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भेज रहे हैं सीएम को, बताइए, और कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई तो दूर, दोनों इन ईमानदार अफसर्स को पनिश किया गया। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। अब थोड़ा मैं अपने इस पूरे विषय को एक ट्रायंगल के रूप में आप में प्रस्तुत करता हूं। सचिन वाजे सस्पेंडेड था लगभग 15-16 वर्ष तक, शिवसेना का मेंबर बनता है, उसको कोरोना काल में रीइंस्टेट करते हैं। क्या कहते हैं? बहुत से पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए उनकी जरूरत है। रीइंस्टेट किया तो सिर्फ एक इनको किया और 4 कांस्टेबल को किया। ये रीइंस्टेट होने के साथ एंटिया का घटना सामने आती है, जो जिलेटिन बार मिली है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। उस पर भी एक विषय मुझे कहना है, अभी मैं आऊंगा। और उसके बाद उन्हें 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया जाता है, क्योंकि जो इनका अतीत रहा है उसके बारे में बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो ये डिलीवर कर सकते हैं। उनको दिया गया, जो पुलिस कमिश्नर ने बताया। अब मैं ये जो टारगेट की बात की जा रही है, इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, और ये बात बहुत गंभीर है। आपको मालूम है वो जो हमारे स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, उसमें जिलेटिन मिला था, ठीक है, याद करिए आप। ये एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में ये एक शेड्यूल्ड ऑफेंस है कि कहीं पर अगर कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस मिलता है तो उसकी जांच एनआईए करेगी। एनआईए उसकी जांच कर रही है, ठीक है। और एनआईए के सेक्शन 8 में एक बात का और प्रावधान है कि अगर कोई कनेक्टेड ऑफेंस होता है तो उसकी भी जांच एनआईए ही करेगी। ये जो उस गाड़ी का मालिक है, इसका नाम मनसुख हिरेन। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एंटी टेररिज्म स्क्वाड महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में थी, उसमें भी सचिन वाजे का नाम आया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, एनआईए ने रिक्वेस्ट किया है अंडर प्रॉपर ऑथराइजेशन कि इस मनसुख हिरेन के मृत्यु या हत्या की जांच हमें दे दी जाए, क्योंकि उसके तार जुड़े होंगे। वो अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने एनआईए को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? अगर एनआईए पूरे उस जिलेटिन, उस गाड़ी के पूरे मामले की जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जांच कर रही है, तो उस जांच में अगर उस गाड़ी के मालिक की संदेहास्पद मृत्यु होती है तो वो जिम्मेवारी एनआईए को क्यों नहीं दी जा रही है? क्या इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालें कि जो इसके सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी है उसकी ईमानदार जांच को रोका जा रहा है? हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सचिन वाजे ने उनको मरवाया, मुंबई की एटीएस बहुत तेजी से उस पर अपनी गाड़ी भगा रही है ताकि जांच को वाजे पर ही रोक दिया जाए। इस पूरे मामले की व्यापक जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बहुत गंभीर सवाल है। आप ही लोगों ने मीडिया में चलाया था कि कुछ जिलेटिन के तार किसी दूसरे प्रदेश के जेल से भी लिंकेज है ना, याद करिए अपने रिपोर्टिंग को आप लोग। तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? मैं फिर कहूंगा, अगर भारत की एनआईए एक उद्योगपति के घर के सामने जो मिली है गाड़ी जहां से जिलेटिन रिकवर हुआ, उसके पूरे मामले की जांच कर रही है, तो अगर उस गाड़ी का तथाकथित मालिक से संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत पाया जाता है
तो उसकी जांच को क्यों रोका जा रहा है? ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग. देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं. कोई पदाधिकारी हो पुलिस का, चाहे वो डीजीपी पूर्व के हो या क्राइम की हेड हो, हम सिर्फ तथ्यों को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं. The BJP would like to clarify clearly and categorically that we don't wish to take the side with anyone. We are only bringing the fact into the public domain, including all the suspicious circumstances, which raises very sensitive questions, जो कि बहुत ही संदेहास्पद सवाल पैदा करते हैं. अब इससे एक और सवाल निकलता है, महाराष्ट्र सरकार को कौन चला रहा है? हु इज रनिंग द शो ऑफ महाराष्ट्र? क्या इज इट द मोस्ट कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र, जिसके नेता तो कुर्सी पर हैं, अथॉरिटी नहीं है? अगर सेना के लोगों से पूछो क्या है मामला, हमसे नहीं, बात करो एनसीपी से, उनके आदमी, उनके नेता है. एनसीपी से पूछो तो वो कहते हैं हमसे नहीं, मुख्यमंत्री को फैसला करना है. और कांग्रेस से पूछो, कहा ये दोनों बड़े पार्टनर हमारे हैं, दोनों मिलकर जल्दी फैसला करें. तो ये कौन सी अगाड़ी है? ये जो अगाड़ी तिगाड़ी पर खड़ी है, इसका डायरेक्शन क्या है? What is the political direction of this Agadi, Vasuli Agadi, standing upon three pillars, Tigadi of NCP, of Shiv Sena and Congress? ये कौन सा नाटक हो रहा है? महाराष्ट्र ऐसे प्रगतिशील बड़े प्रदेश को ये कौन सी पीड़ा में धकेल दिया गया? अब कुछ सवाल आदरणीय शरद पवार जी के बारे में आज कहना है. देश के बड़े नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, और देश में उनका एक सियासी रसूख है. ही श्योरली एंजॉयज द पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी. अब कल उनसे क्या बुलवा दिया गया भाई? शरद पवार जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि देशमुख जी गृह मंत्री को इतना डिफेंड कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से? पहले कहा गया क्वारंटाइन में है, तो मालूम हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. अब आप लोग इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आप सबों ने कोरोना को देखा भी और झेला भी है. आप जरा हमें एक चीज बता दीजिए, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है जो अपने घर जा रहा है आइसोलेशन में, तो उसकी प्रेस में आप जाएंगे क्या? उसकी बाइट लेंगे क्या आप? ये क्या कहा जा रहा है भाई? और वो भी ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने कोई कोरोना किट भी नहीं पहना हुआ था. याद है ना? हम तो आज हवाई जहाज में चलते हैं तो एयर होस्टेस कहती है, सर हेड गियर पहनिए, डबल मास्क लगाइए. कुछ लोग किट पहनाती है, और एयरपोर्ट उतरिए तो वहां डब्बे में डाल दीजिए. और यहां स्वनाम धन्य गृह मंत्री अनिल देशमुख जी नागपुर के अस्पताल में भर्ती हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, होम आइसोलेशन में जा रहे हैं और प्रेस कर रहे हैं, और पत्रकार खड़े हैं उनके सामने में. कमाल है भाई, किसे मूर्ख बनाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब तो शरद पवार को देना पड़ेगा. अब बाकी तो देवेंद्र जी बोल चुके हैं, तो मैं क्या बताऊं कि मुंबई की पुलिस, सब लोग जेड प्लस के हैं, जितने 5-7 लोग, उनके पूरा मूवमेंट वो रिकॉर्ड करते हैं. खैर हम लोग जेड प्लस में नहीं हूं मैं तो ऐसे भी, लेकिन हमारे लिए भी सीआरपीएफ की सुरक्षा है, हमारे सारे मूवमेंट को वो ट्रैक करते हैं. मैं कहा जा रहा हूं, तो आप सह्याद्री गेस्ट हाउस जा रहे हैं, अब बाकी जा रहे हैं, और आप जो हैं, ये तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा, ये बड़ा रोचक मामला है. आई होप आई हैव गॉट द कॉपी. ये देखिए, प्राइवेट प्लेन से नागपुर से उड़ रहे हैं. हाँ, सीधा कर दें.
लीजिए साहब, इसमें पायलट का लीजिए। मैं पायलट का नाम क्या पढ़ूं? पैसेंजर नंबर 1 ऑनरेबल श्री अनिल देशमुख है, ये नागपुर हवाई अड्डे का पूरा। तो शरद पवार जी क्या बोल रहे हैं आप? मुंबई पुलिस का मैंने पूरा उनके मूवमेंट दिखा दिया, आज दिखा दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। ये पूरा उनका प्लेन मूवमेंट है। आप हमें ये बताइए, अगर वो बीमार हैं तो क्या ऑर्डिनरी प्लेन से उड़ सकते हैं? मैं बहुत गंभीर सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कोरोना का प्रोटोकॉल क्लियर है ना? अगर आप पॉजिटिव हैं, आपको क्वारंटाइन चाहिए, तो आप एयर एम्बुलेंस से उड़ सकते हैं विद डॉक्टर्स। क्योंकि आप देखिए 8 पैसेंजर हैं इसमें, 8, 2 पायलट, तो आप सबको खतरे में डाल रहे हैं ना। आजकल तो यह हाल है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो बड़े प्लेन में भी आपको अलाउ नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि आप दूसरे के लिए संक्रमण का माध्यम न बन जाए। हाउ कुड a distinguished honorable home minister of a big state of Maharashtra, Mr. Anil Deshmukh, was permitted to fly in a charter plane from Nagpur to Mumbai in the company of 6 passengers and 2 pilots, a small plane. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वारंटाइन एक बहाना है, लेकिन ये सारी चीजें बड़े सवाल खड़े करती हैं। तो शरद पवार जी, आप ये सब क्यों बोल गए भाई? आपकी जो क्रेडिबिलिटी है ना, आप बड़े नेता हैं, हम लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। तो फिर कहूंगा, शरद पवार जी कृपया करके देश को आप ये ज्ञान दें कि ऐसा क्या दबाव था कि आपको गलत तथ्यों के आधार पर अपने गृह राज्य मंत्री को डिफेंड करना पड़ा, गृह मंत्री को डिफेंड करना पड़ा महाराष्ट्र सरकार के। अब शरद पवार जी की प्रतिष्ठा को कैसे रेस्टोर किया जाए, ये हमको भी चिंता है, क्योंकि देश के बड़े नेता हैं वो। तो ऐसा हमें लगता है कि शरद पवार जी की जो 2 दिनों में राजनीतिक साख पर जो बहुत बड़ा धब्बा लगा है, उसका एकमात्र रास्ता है, शरद पवार जी आप कृपया करके अनिल देशमुख जी का इस्तीफा कराएं। I would very respectfully urge Shri Sharad Pawar ji, who is a very senior public figure of the country, having adorned the office of Chief Minister of Maharashtra 4 times, the Defense Minister of India, the leader of opposition in the Lok Sabha, minister for more than 10 years in the UPA government, 10 years in UPA government. A serious dent has been caused to his political credibility by the patent falsehood which he was made to speak about the illness and non-availability of Mr. Anil Deshmukh. In a democracy of the size of India, surely we would like his credibility to be restored. And I believe the only way it can be restored is that Mr. Sharad Pawar ji kindly use your authority to make Mr. Anil Deshmukh resign. That's the only way your credibility would be restored. मित्रों, मुझे एक अंतिम बात आपसे कहनी है, और वो है कि हम कुछ भी कहते हैं तो महाअघाड़ी को गिराने की साजिश है ना, महाअघाड़ी को बदनाम करने की साजिश है। याद होगा कि साधु पालाघार में उनको मारा गया था, याद होगा आपको, पुणे के नजदीक बुरी तरह से मारा गया था। देश में बहुत चिंता हुई थी, उस पर डिमांड किया इंक्वायरी होनी चाहिए। अघाड़ी की सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको याद होगा, आपको याद होगा कि एक नेवी का एक ऑफिसर को बुरी तरह से मारा गया था, एक्स नेवी ऑफिसर शिवसेना के गुण शर्मा जी को। वो विषय राष्ट्र में उठा, हमारी महाअघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है।
सुशांत सिंह राजपूत के दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या को लेकर देश में एक जबरदस्त गुस्सा था, उसका मामला चल रहा था, तो महाअघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश है। आपको याद होगा कि दो मंत्रियों को लेकर काफी विषय आया था। एक धनंजय मुंडे हैं और दूसरा कौन है, संजय राठौड़। वो विषय क्या था मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। वो विषय उठाया गया, हमारी महाअघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश है। अब जब भ्रष्टाचार का विषय उठाया जा रहा है तो फिर वही तर्क दिया जा रहा है। भाई आपकी महाअघाड़ी इतनी कमजोर है क्या? आप लूट करेंगे, आप वसूली करेंगे, आप 100 करोड़ का टारगेट रखेंगे। एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आज उनका एटीएस भी कह रहा है, उसको क्या कहा था उद्धव ठाकरे ने, डिफेंड किया था ना, याद करिए 20 दिन पहले विधानसभा में, कि आरोप लगाने से कोई बात नहीं बनती है। ये मैंने पहली बार देखा है कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को डिफेंड मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिनको डीएसपी एडवाइस डिफेंड करता है, वो भी नहीं करता है। और उस असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को क्राइम का हेड बना दिया गया, तो भी कुछ नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग में एक रैकेट है, वो भी कहो, बड़े अधिकारी कहते हैं, तो हमारी अघाड़ी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मिस्टर उद्धव ठाकरे's government has lost the moral authority to govern. उद्धव ठाकरे की सरकार शासन का नैतिक अधिकार खो चुकी है। यह सिर्फ वसूली की महाअघाड़ी है, उत्तरदायित्व और शासन की नहीं है।